हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास 4 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कोरल ड्रॉ के कुछ बेसिक ऑप्शंस के बारे में बताया था, दोस्तों इसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कोरल ड्रॉ के स्टैंडर्ड बार के बारे में समझा था। दोस्तों, इसके बाद प्रॉपर्टीज बार में जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन शो हो रहे हैं, पहले इनको भी समझ लेते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी स्टैंडर्ड साइज है ये ले सकते हैं या फिर आप कस्टम साइज भी ले सकते हैं। फिलहाल इसको हम A4 पर रखते हैं। दोस्तों, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेंथ और विड्थ अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऑटोफिल पेज, अभी ये ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज यहाँ पर अभी हमने कुछ भी ओपन नहीं किया, ये एक ब्लैंक फाइल है। इस ऑप्शन को मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसमें पोर्ट्रेट पोजीशन में इसको लेना चाहते हैं या लैंडस्केप पोजीशन में, ये ऑप्शन रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऑल पेजेस या इंडिविजुअल पेज, ये दो ऑप्शन है। अब इसका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। अगर हम इसको इंडिविजुअल पेज पर रखते हैं और हम इस पेज की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं या कुछ एडिट करते हैं तो वो इसी पर अप्लाई होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि यहाँ नीचे की तरफ पेज 1 ऑफ 1 हमें दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए इस प्लस बटन पर क्लिक करके मैं इसमें 2, 3, 4, 5, ये मैं 5 पेज ऐड कर चुका हूँ। अब इसमें मैं करंट पेज पर एक पेज पर रहते हुए, जो कि यहाँ सेलेक्टेड दिखा रहा है, इस पर यहाँ पर एक पेज सेलेक्ट रखते हुए अगर इसका साइज चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं 300 mm कर देता हूँ, तो इसमें हमारा एक पेज का साइज चेंज हुआ, लेकिन पेज 2 पर साइज वही रहेगा A4 का, 3 पर भी, 4 पर भी और 5 पर भी, क्योंकि बाकी सभी पर हमने ये चीज चेंज नहीं करी। अब इसमें एक पेज का साइज चेंज हो गया, बाकी सभी का सेम है। अब मैं दूसरे पेज पर आकर इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ ऑल पेजेस, और इसके बाद इसका साइज हम कर देते हैं 500। तो दोस्तों, पेज 2 पर आकर मैंने इसका साइज चेंज किया, लेकिन ये ऑप्शन हमने यहाँ पर ऑल पेजेस पे रखा था, इसलिए 3, 4 एंड 5 पेज का भी साइज चेंज हो गया। इसके साथ में दोस्तों पेज 1 का भी साइज चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने इसको ऑल पेजेस पर अप्लाई किया, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सभी पेजेस का साइज करंट पेज के हिसाब से अप्लाई हो गया है। तो आप इसको एज इट इज रख सकते हैं अगर आपको ऑल पेजेस पर कंटिन्यूसली चेंज करना है, या फिर आप इसको इंडिविजुअल पेज पर भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूनिट मिलीमीटर्स में है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसमें फीट इंचेस में भी काम कर सकते हैं या बाकी दूसरे ऑप्शंस भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर नॉच डिस्टेंस 0.1 mm है, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, इसको हमने चेंज नहीं करना, ये साइज भी एज इट इज रहेगा। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें मिलता है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फील्ड। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ हम एक रेक्टेंगल मार्क करते हैं और एक बार के लिए कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब इसमें आप देखिए ये जो ऑप्शन है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड, दोस्तों इसमें आपको चेक ये करना है ये चीज यहाँ पर हाईलाइटेड है या नहीं। एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी के लिए ये टर्न ऑफ है, एक बार क्लिक करने पर ये व्हाइट कलर में हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव है। दोस्तों, अगर ये ऑप्शन एक्टिव है तो हम किसी भी क्लोज्ड फील्ड ऑब्जेक्ट के सेंटर में या कहीं भी अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन को हम टर्न ऑफ कर देते हैं और उसके बाद मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ या कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं होगा, हमें इसके किसी पॉइंट पर, किसी लाइन पर जाकर ही क्लिक करना होगा, तब ये सेलेक्ट होगा। जब ये ऑप्शन ऑफ है तो लाइन पर क्लिक करना पड़ रहा है, लाइन के अलावा बीच में क्लिक करने पर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इस ऑप्शन को ऑन करने पर, सेंटर में क्लिक करने पर ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इस तरह से ये रहेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिंग इनटू फोकस या एग्जिट फोकस मोड। अब इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर एक आधी आइटम और हम बना देते हैं, ये भी, ये भी और ये भी। अब इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस चेंज हुए, एक दो ऑप्शंस में डिफरेंस आया, उन पर भी मैं आऊंगा। इससे पहले हम ये समझते हैं जो हमारा ऑप्शन था ब्रिंग इनटू फोकस का। अब हमने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इस पर हम करेंगे ब्रिंग इनटू फोकस, तो बाकी सभी ब्लर हो गए और मेन हमारा एक ऑब्जेक्ट फोकस में रहा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि जाहिर है कि जब हम इसके अंदर आ चुके हैं तो एग्जिट का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। तो यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, सभी ऑब्जेक्ट एक जैसे दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये हमारे दो ऑप्शन थे जो कि यहाँ दिखाई दे रहे थे, ब्रिंग इनटू फोकस या एग्जिट फोकस मोड। इसके बाद यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करके आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं जो करंटली आपको नॉर्मल पेज की प्रॉपर्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं। आपको इनमें जो भी ऑप्शन रखने हैं आप उनको टिक रख सकते हैं, या फिर आप जिस भी ऑप्शन को हाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही पेपर को हाइड कर देता हूँ या इन सभी को हाइड कर देता हूँ, तो नॉर्मल आपका प्रॉपर्टीज बार में से ये सभी ऑप्शंस हटते चले जाएंगे। इनको फिलहाल वापस कर देते हैं, ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने अनटिक किया था, इसको एज इट इज रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पेज की प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी बार की बात हो रही थी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एडिटिंग में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स समझना ज़रूरी है,
क्योंकि जो काम हम इसमें करने वाले हैं शेप्स में एडिट करने पर हम तब जाएंगे जब हम इसके बेसिक इंटरफेस को अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों अब तक इसमें हमारा स्टैंडर्ड बार क्लियर हो चुका है और हमारा प्रॉपर्टी बार भी अभी हमने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर शेप्स में कुछ एडिटिंग को समझ लेते हैं, इसके बाद बाकी टूल्स पर आएंगे। सबसे पहले मान लीजिए एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ मार्क किया। अब रेक्टेंगल मार्क करते ही इसमें जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं इनको भी समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसका एक्सिस, जो इसका पाइवट बोल सकते हैं, ओरिजिन जो है सेंटर में है। अगर मैं इसको किसी कॉर्नर पर या कहीं भी प्लेस करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट का मेन फोकस यहाँ पर रहेगा, मतलब इसको हम पिक करेंगे या इसका जो ओरिजिन होगा वो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हमने सेंटर ही रखना है, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर से पिक करें या सेंटर फोकस रहे ज़्यादा बढ़िया है। इसमें इसके साइज वगैरह और ये इसकी पोजीशंस दिखा रखे हैं, इसको एज इट इज रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका एंगल चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इसको हम 45 डिग्री एंटर कर देते हैं तो ये 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। अंडू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसी को यूनिट ऐड करने के लिए। अगर आप इस गोले पर क्लिक करते हैं तो हम इसके अंदर पहुंच जाएंगे इस बार के, और यहाँ पर मैं इसमें 75 एंटर करके एंटर हिट करता हूँ, 75 डिग्री पर ये रोटेट हो जाएगा। अंडू कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। अब इसके लिए समझने के लिए आपको मैं यहाँ कुछ और चीजें मार्क करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। इनके अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं, इसमें भी, इसके अंदर भी, और हमारे मेन ऑब्जेक्ट के अंदर भी। दोस्तों अब इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको रेड कलर की पट्टी नीचे, ग्रीन इधर, और ये वाली मैजेंटा इस तरफ दिखाई दे रही है। दोस्तों अब अगर हम इसको सेलेक्ट करके और ये ऑप्शन लेंगे मिरर हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली इस चीज का मिरर बना देगा दूसरी तरफ, इस तरह से। दोस्तों इसमें सारी चीजें ऑपोजिट हो गई हैं, इसको वापस कर देते हैं। इसी तरह से अगर बात करेंगे मिरर वर्टिकली की, तो यही चीज ऊपर की तरफ पलटी लगा देगी, कुछ इस तरह से। तो ये ऑप्शन भी काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये ऑप्शन काम करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये टूल्स आप देख रहे हैं ये नॉर्मली हम सॉलिड टूल बोल सकते हैं, जो कि सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, यूनियन इस तरह से हम 3D में यूज करते हैं। जब हमने इस ग्रुप को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ एक नॉर्मल रेक्टेंगल रखते हैं तो उसमें अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले हम इस सिंपल वाले को क्लियर करते हैं। यहाँ पर मिरर और ये चीज तो इसी तरह से काम करेगी जैसा कि हमने इस ग्रुप में समझा। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 कलर इसमें यूज किए थे। अब सिंगल को हम अगर फ्लिप करेंगे या वर्टिकली रोटेट करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इसका सिंगल रेक्टेंगल की बात हो रही है। इसमें अगर यहाँ पर आप देखें, पहले हम इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद इसमें हम मल्टी ऑब्जेक्ट को भी समझेंगे। दोस्तों सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने पर राउंड कॉर्नर, स्कैलोप्ड कॉर्नर और चैम्फर्ड कॉर्नर। अब इसमें जिस भी ऑप्शन पर आप सेलेक्ट रखते हुए यहाँ से यूनिट चेंज करेंगे तो दोस्तों इस रेक्टेंगल के सभी कॉर्नर पर ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी लॉक्ड है, अगर मैं एक कॉलम के अंदर यहाँ एंटर करता हूँ 25 mm और एंटर हिट करता हूँ, ये पूरे रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर 25 mm पर राउंड कॉर्नर हो गए। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ स्कैलोप्ड कॉर्नर, तो ये अंदर की तरफ पे इस तरह से हो गए। और अगर इसको हम चैम्फर पे क्लिक करते हैं तो ये 25 mm के चैम्फर चारों तरफ से हो गया। अगर हम इसको अनलॉक करके किसी एक यूनिट को अलग चेंज करते हैं तो एक यूनिट अलग चेंज होगी, बाकी सभी सेम रहेंगी क्योंकि हमने इसको अनलॉक कर रखा है। अब इसको मैं वापस से 25 करके लॉक कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर 50 एंटर कर देता हूँ, तो ये सभी को ही 50 mm चैम्फर कर देगा। चैम्फर, स्कैलोप्ड या फिर राउंड कॉर्नर। ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्शन था। अगर हम इसमें मल्टी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमें ये राउंड कॉर्नर वाला और ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें कॉर्नर कई सारे हो गए तो ये चीज एक कॉर्नर पर अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए मल्टी ऑब्जेक्ट में हमें अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। वापिस से सिंगल ऑब्जेक्ट पे आते हैं। दोस्तों इसमें आपको ये ऑप्शन क्लियर हुए। दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग का है। इसको समझने के लिए हमें अलग से रेक्टेंगल मार्क करना पड़ेगा। यहाँ हम एक नया रेक्टेंगल मार्क करते हैं और इसका साइज यहाँ से मैं 100 × 100 ले लेता हूँ। तो इसमें आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ये 100 mm by 100 mm का बॉक्स है। अब इस पर हम ये जो रिलेटिव कॉर्नर की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको एक पर क्लिक करता हूँ, ये हाईलाइटेड नहीं है, तो ये चीज इस पर अप्लाई नहीं होगी, और इसको हम जब ऑन करके अप्लाई करेंगे तब ये इस पर अप्लाई होगी। दोस्तों इसकी एक और कॉपी भी कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं मूव, राइट क्लिक। अब दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर सेम प्रॉपर्टीज के बनाए। अब इसको हम यहाँ लॉक कर देते हैं, इसके रेशियो को। लॉक रेशियो पर क्लिक किया, रेशियो दोनों का सेम रहेगा। अब पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके
और यहाँ पर हम इसमें इस ऑप्शन को हाईलाइट नहीं करते, ये एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पर हम इसमें इसके कॉर्नर को 25 mm का रेडियस दे देते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके सेम ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे और अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज को 25 mm एंटर करते हैं। दोस्तों देखने में तो ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा दूरी पर मूव करने के बाद अगर मैं इनको स्केल करता हूँ, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखते हुए इसकी स्केलिंग प्रॉपर्टीज में से इस 100 mm को मैं 200 mm एंटर कर देता हूँ, ये डबल स्केल का हो गया। सेम चीज अगर इस दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और इसके प्रोपोर्शन को डबल कर देते हैं, तो इसमें देखिए दोस्तों एक ऑब्जेक्ट को डबल स्केल करने पर इसके कॉर्नर सिर्फ 25 mm रहे, दूसरे ऑब्जेक्ट को डबल स्केल करने पर इसके कॉर्नर भी डबल हो गए, 25 से वो 50 हो गए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से काम करता है, रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। इसके बाद दोस्तों सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखते हुए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आउटलाइन विड्थ का है। इसमें इसको जितना हम थिक दिखाएंगे उतना हमारा ऑब्जेक्ट थिक आउटलाइन के साथ दिखाई देगा। फिर से सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसमें लाइन का टाइप ले सकते हैं, डॉटेड में दिखाना है, डैश्ड में दिखाना है, जैसा भी जो भी ऑब्जेक्ट दिखाना है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको मोर ऑप्शन मिलता है, मोर पर क्लिक करके आप इसमें अकॉर्डिंगली एडिट करते हुए भी लाइन टाइप ऐड कर सकते हैं और इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगेन सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल आउटलाइन टूल। इसको सेलेक्ट करके जैसे ही दोस्तों सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर किसी भी एज पर क्लिक करते हुए हम नीचे या ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से ये दोस्तों इसको कुछ रिवॉल्व कर देगा इस तरह से। तो सिंगल लाइन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, शेप को हम इस तरह से एडिट कर सकते हैं। सिंगल शेप हमने सेलेक्ट की और ये ऑप्शन हमने यहाँ लिया वेरिएबल आउटलाइन टूल का। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रिंग इनटू फोकस का। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ब्रिंग इनटू फोकस करेंगे तो बाकी सभी ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाते हैं। इसको यहाँ से हम एग्जिट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है रैप टेक्स्ट का। दोस्तों ये ऑप्शन हम अगले किसी वीडियो में यूज करेंगे जब हम टेक्स्ट पर काम करेंगे, फिलहाल इसको हम स्किप कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टू फ्रंट ऑफ लेयर और यहाँ पर टू बैक ऑफ लेयर। अब दोस्तों इसके लिए पहले हमें लेयर को समझना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। एक हमारा ये पीछे का बॉक्स एक लेयर रहेगा, दूसरी लेयर में हम इसको एक छोटे बॉक्स को शिफ्ट के साथ इस ग्रीन बॉक्स पर भी क्लिक करते हुए इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ग्रुप का, इसको हमने ग्रुप ऑब्जेक्ट किया। तो दोस्तों इसमें अब हमारे पास अलग अलग लेयर्स बन गई, एक हमारा ये लास्ट वाला बॉक्स, एक इसके ऊपर ये लेयर। अब अगर इसको हम आगे और पीछे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है टू फ्रंट। इसको हम फ्रंट पर ले आए तो बाकी लेयर्स पीछे चली गई, अगर इसको बैक कर देते तो बाकी लेयर्स आगे आ गई। इसी तरह से लेयर्स को आगे या पीछे करने के लिए ये ऑप्शन यूज होता है, लेयर को फ्रंट में लाना, लेयर को बैक में लाना। इसके अलावा दोस्तों सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे ये सभी ऑप्शंस पूरे हो गए। दोस्तों इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है कन्वर्ट टू कर्व्स का। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसको हम कन्वर्ट टू कर्व्स करके एडिट कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। दोस्तों इस तरह से ये सिंगल ऑब्जेक्ट में ये सभी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए। अब इसी में अगर हम मल्टी ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसी पर मैं एक दो बॉक्स और बना देता हूँ। अगेन कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसमें अगर हम सेम इन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ अलग ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसमें ये सभी रेक्टेंगल अलग अलग इंडिविजुअल हैं, इसलिए हमें ये सेलेक्ट करने पर यहाँ सॉलिड टूल्स में ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंबाइन करने के लिए। मतलब अगर इसमें सभी रेक्टेंगल्स के ऊपर अलग रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं या एक शेप के ऊपर अलग अलग शेप्स हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों इस फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक बड़ी शेप के ऊपर जितनी छोटी शेप्स ओवरलैप कर रही हैं उन सभी को सबट्रैक्ट कर देगा और इसको एक यूनिट बना देगा सिंगल। इस तरह से इसको अंडू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस पुराने ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें पीछे एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर हमने दो रेक्टेंगल को ऑलरेडी एक लेयर में ग्रुप कर दिया है और यहाँ रेड रेक्टेंगल अलग है। तो मतलब इसमें एक लेयर, दूसरी लेयर और ये भी सिंगल लेयर इस तरह से काम कर रही है। तो अगर इसको अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें से एक ऑब्जेक्ट में से लेयर को ये सबट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर ये बड़े रेक्टेंगल में से बाकी छोटे रेक्टेंगल सबट्रैक्ट कर सकता है, तो इसलिए हमें ये ऑप्शन दिख रहा था। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, वापस इसको सेलेक्ट करते हैं
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं वेल्ड का। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं वेल्ड का मतलब ये कि ये दोनों तीनों ऑब्जेक्ट को जोड़ देगा और एक ही बना देगा। मान लीजिए अब इसमें अगर मैं इस पर ये चीज अप्लाई करता हूँ वेल्ड, तो ये पूरे को येलो कर दिया। लेकिन अगर इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल और बना देते हैं कुछ इस तरह से, इसको कोई और कलर दे देते हैं, और अब हम इन सभी को सेलेक्ट रखते हुए इसको वेल्ड करेंगे, तो ये फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन के हिसाब से बाकी सभी को भी मर्ज करके उसी के अंदर मिला देगा। इस तरह से ये वेल्ड का ऑप्शन काम करेगा। अंडू करते हैं, फिर से सभी को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रिम का है। दोस्तों जैसा कि ये स्प्लिट के लिए बोल सकते हैं या एक तरह से इसमें टुकड़े अलग काटने के लिए, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखिए यहाँ से ये टुकड़ा अलग कट जाएगा, ये टुकड़ा अलग कट जाएगा और ये अलग। ये पहले के जैसा ही सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने के बाद बीच वाले टुकड़े हमें अलग से मिल जाते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन का डिफरेंस रहेगा। इसको अंडू कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रिम का था, इसको आप स्प्लिट की तरह भी समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इंटरसेक्ट का है। अब इंटरसेक्ट में जो चीज ओवरलैप हो रही होगी उस हिस्से की बात हो रही है। अगेन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको फिल कर देते हैं किसी कलर से। तो ये किसी दो ऑब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट इसके साथ शिफ्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसमें क्लिक करता हूँ इंटरसेक्ट पर, तो इनके बीच वाला हिस्सा यहाँ पर इस तरह से हमें मिल जाएगा। जो भी हिस्सा ओवरलैप हो रहा है उतना एरिया हमें मिल जाएगा। ये इंटरसेक्ट के लिए काम आता है। इसको अंडू कर लेते हैं। पेन पूरे को सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, सिंप्लीफाई। तो दोस्तों ये भी इंटरसेक्ट की तरह काम करेगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने पर ये ओवरलैप होने वाला हिस्सा प्लस इसके साथ जितने हिस्से एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं उन सभी को कट कर देगा। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सिंप्लीफाई। अब इसके बाद एक एक करके मैं इन ऑब्जेक्ट को हटाता हूँ, तो ये इस तरह से कटिंग्स हमें मिल जाएंगी। इसको वापस अंडू कर लेते हैं। अगेन पूरे को सेलेक्ट करने पर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ हमें मिलेगा फ्रंट माइनस बैक। अब इसमें फ्रंट अगर हमारा ये ब्राउन कलर का है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन लेंगे हम फ्रंट माइनस बैक, तो पीछे का सारा कट गया और फ्रंट वाला बच गया। अंडू करते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं बैक माइनस फ्रंट, तो इसमें से पिछला हिस्सा बच जाएगा और आगे का हिस्सा कट जाएगा। जो भी फ्रंट लेयर थी वो कट गई, बैक वाली मेन लेयर बच गई। इसी के साथ दोस्तों लास्ट ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट बाउंड्री का है। अब जितना एरिया जिस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, अगर दोस्तों अब इसमें हम यहाँ क्रिएट बाउंड्री पर क्लिक करते हैं तो इसमें एक अलग से बाउंड्री हमें मिल जाएगी जो कि आउटर बाउंड्री होगी सभी ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों इस तरह से मल्टी ऑब्जेक्ट में अलग ऑप्शंस हमें मिलते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने पर इसमें हमें अलग ऑप्शन मिलते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी बार्स के इन सभी ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी था। इन्हीं के हिसाब से दोस्तों हम आगे चलकर इसमें वर्किंग करेंगे। इसमें ये सब्ट्रैक्ट, यूनियन, इंटरसेक्ट ये सभी चीजें भी बहुत काम आएंगी हमारे लोगो डिजाइन में, हमारी डिजाइनिंग में। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को भी आपको सभी डिटेल इसमें क्लियर हो गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज बार के सभी ऑप्शंस को समझा। इसमें हमने पेपर का लेआउट, सिंगल ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस और मल्टी ऑब्जेक्ट के सभी ऑप्शंस को क्लियर कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों मल्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पर यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा एक बार है इसमें आप यहाँ देखेंगे ये हमें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन यहाँ मिलता है। इसमें ये चीजों को बैलेंस करने के लिए काम आता है। हालांकि इस पर हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लर्न, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट इस सभी को डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।